हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी व्याकरण के परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हिंदी के सेकंड वाला पोर्शन जो होता है आप लोग का ग्रामर पोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी व्याकरण बोलते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके मन में हमेशा से भाई डाउट रहता है कि कौन कौन से टॉपिक हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है, पहले मुहावरे आप लोग को हम बताएंगे किस तरह से पूछी जाती हैं और आपको कैसे लिखनी है। अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश जो भी हो, शब्द युग्म आप लोग को बताएंगे, अनेकार्थी शब्द इसमें बताने वाले हैं आप लोग को कैसे लिखना है, किस तरह से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि क्या होती है, रस छंद अलंकार, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र क्या होता है, निबंध लेखन किस किस पर निबंध आप लोग से पूछा जा सकता है और प्रार्थना पत्र किस पर पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को एक एक टॉपिक पूरा विस्तार से समझाते हैं। तो देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मुहावरे। तो निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर आप लोग को वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला लिखा हुआ है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप लोग को सबसे पहले बता दें, ये एक मुहावरा 1 नंबर का पूछा जाता है और एग्जाम में 2 मुहावरे आप लोग को लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो करना क्या है आप लोग का, देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ इसका लिखोगे, तरीका यही रहेगा एग्जाम में लिखने का, अर्थ लिख देना दूसरे पर दोष मढ़ना। तो अब इसका कोई भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। कि रमेश को इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था, इसलिए उसने दूसरे पर दोष मढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपका जो अर्थ है वो प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, जैसे इसका होता है धोखा देना, ठीक है। जैसे रमेश ने अपने मित्र को अंगूठा दिखा दिया या फिर धोखा दे दिया। तो इस तरह से जो आपका तीसरा हो जाएगा, देखो, गागर में सागर भरना, मतलब कम में बहुत करना, थोड़ी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा कर देना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो सब अपने आप देख लीजिएगा, आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, अपने आप वाक्य प्रयोग बना सकते हो। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद देख लो भैया, अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोग का जो पूछा जाने वाला टॉपिक है, ये 10 से 15 नंबर में आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से एक गद्यांश हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधक नहीं बल्कि उसका पूर्ण जीवन उन्नति तक पहुँचाने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। तो आप लोग वीडियो को स्किप करने के चक्कर में मिस ना करो, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है, देखो छोटा सा है, हम पढ़ देंगे ताकि इसके नीचे क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोग आराम से कर पाओ। अनुशासन के बिना तो मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। आज अनुशासनहीनता के कारण साल में लगभग 6 महीने तो विद्यालय हड़ताल में ही चले जाते हैं, हड़ताल ही हुआ करती हैं जब देखो, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट हो जाती है बच्चों में। अतः हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अनुशासन का उल्लंघन ना करे। ये एक और बंधन है तो दूसरी ओर मुक्ति भी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गद्यांश में अनुशासन को क्या माना गया है। तो आप लोग उसी में से ढूंढ के लिख दोगे कि अनुशासन एक ओर बंधन है तो दूसरी ओर मुक्ति, जैसा कि लास्ट वाली लाइन है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मनुष्य का परम कर्तव्य किसे माना गया है। तो भाई मनुष्य का जो परम कर्तव्य होता है वह ये है कि वह अनुशासन का उल्लंघन ना करे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालयों में होने वाली मुख्य हड़तालों का क्या कारण है। तो आप लोग सीधे लिख दोगे अनुशासनहीनता ही विद्यालयों में होने वाली मुख्य हड़तालों का कारण है। तो इस तरह से अपठित गद्यांश या पद्यांश अगर कुछ भी आता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। आप लोग को ऊपर दिया होगा पैराग्राफ, ये आप लोग को गिवन होगा एग्जाम में, जो भी हमने पढ़ा था ये पैराग्राफ दिया जाएगा आप लोग को। इसी में क्वेश्चन भी बल्कि दिए जाएंगे, केवल आपको आंसर इसमें से छाट के लिखना है। तो बच्चों ये 10 से 15 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है शब्द युग्म। तो देखो, शब्द युग्म क्या होते हैं, मतलब एक जैसे शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे लिखा हुआ है अंश अंशु, मतलब लगभग जो सुनने में एक जैसे आप लोग को लगे, ठीक है, अंश या फिर अंशु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भाग और सूर्य होगा, या भाग और किरण, सूर्य और भाग, या फिर भाग्य और वरुण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो, एक होता है अंश, मतलब होता है भाग, तो एक तो हो गया भाग, ठीक। तो भाग इसमें भी है, भाग इसमें भी है, कौन सा सही होगा। तो अंशु मतलब होता है एक जो सूर्य होता है उसकी किरण। तो यहाँ पर किरण, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर खा होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा दूसरा है कुल या फिर कूल। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो कुल मतलब क्या हो रहेगा, मतलब पूरा, और कूल मतलब होता है एक तरह से कुल मतलब एक तरह से यहाँ पर वो हमारा जो है वो वंश भी हो सकता है, मतलब जो एक तरह से हमारा खानदान होता है, ऐसे बोल सकते हो, जो हमारा आने वाली पीढ़ी होती है। कूल होता है मतलब किनारा। तो हमारे जो जो ये है
ऑप्शन नंबर गा है वंश और किनारा, तो यही होगा बच्चों हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो अनेकार्थी शब्द हैं भैया वो हमारे कैसे पूछे रहेंगे। अनेकार्थी शब्द यानी कि एक तरह से आप लोग बोल सकते हो पर्यायवाची, जैसे एक शब्द के कई सारे नाम हों। फल को कैसे लिख सकते हैं, वृक्ष का फल या फिर परिणाम। उसके बाद कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान या फिर कुंती पुत्र। नेक्स्ट मित्र, मित्र का हम लोग दोस्त लिख सकते हैं, सखा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, है ना। काल मतलब समय या फिर मृत्यु। तो ये होते हैं अनाकार्थी शब्द जिनके कई सारे नाम होते हैं, हम लोग कोई भी नाम इसकी जगह पर बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये क्या होगा। तो जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, मतलब जो देखा जा सके। नेक्स्ट है जल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं वड़वागिनी। क्या बोलते हैं, वड़वागिनी। जैसे कि आप लोग को पता होगा जो दावाग्नि होती है ये क्या होती है, जंगलों में लगने वाली आग। ठीक, बड़वाग्नि क्या होती है, ये पानी में लगने वाली आग। ठीक है, कई कारणों से लग जाती है, केमिकल वगैरह अगर गिर गया तो लग जाती है। जठराग्नि होती है बच्चों, ये हमारे पेट में लगने वाली आग। जब आप लोग खाना खाते हो तो जठराग्नि में इसीलिए बोला गया कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो खाना खाने के जस्ट बाद जठराग्नि निकलती है, इसी से हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो पाता है, पच पाता है। ठीक है, तो अगर आप पानी पी लोगे तो वो आग बुझ जाती है, इसलिए खाना में हमेशा पेट की समस्या बनी रहती है। इसीलिए बोला गया है खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक, तो दावाग्नि हो गई जंगल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि हो गई पानी में लगने वाली आग, और जठराग्नि हो गई पेट में लगने वाली आग। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना आप लोग, यहाँ पर है भैया वाक्यों में त्रुटि। वाक्यों में त्रुटि आप लोग को पता करनी, मतलब जो सेंटेंस है ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, आप लोग को इसको सही करके लिखना है। तो पहला सेंटेंस है मेरा, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। तो इसका जो करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा भाई, इसमें गड़बड़ कहाँ पर लग रही है, देखो ईश्वर के अनेकों रूप हैं। ठीक, तो इसमें गड़बड़ कहाँ पर है, अनेकों में गड़बड़ है, क्योंकि अनेक अगर ये मात्रा ना भी लगी होती ओ की, अनेकों की जगह अनेक लिखा होता तब भी वो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पर इस मात्रा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ईश्वर के अनेक रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वह कुर्सी में बैठा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सीधा दिख रहा है कि वह कुर्सी पर बैठा है। ठीक, नेक्स्ट है तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर। तो भाई ये तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से इसमें बात कही जा रही है, तो इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे कि तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो। ठीक, तो ये होगा इसका राइट सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस में हम लोग अगर एरर होगी तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन पर, कौन कौन से पत्र आप लोग से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला आ सकता है मोहल्ले की सफाई हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र। तो ये पिछले जो 3 सालों में पूछे गए हैं वो हमने आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, बैंक में खाता खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र, लिपिक पद हेतु स्कूल के प्रबंधक को एक पत्र, बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र। तो यहाँ पर हमने आप लोग को 4 पत्र बताए हैं जो कि आप लोग के पिछले 3 से 4 सालों में बराबर लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग को हम इसमें से कोई एक लेटर, एक पत्र आप लोग को हम लिख के बता दे रहे हैं कि क्या तरीका रहेगा आप लोग का एग्जाम में लिखने का। तो चलिए इसमें से कौन सा एक ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक उठा लेते हैं। जैसे चलिए यही उठा लेते हैं, बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र। तो यही हम आप लोग को लिख के दिखा देते हैं एक बार कि आप लोग इसको कैसे एग्जाम में करिएगा। तो देखो भाई हमने यहाँ पर लिख लिया है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण हेतु पत्र। ठीक है, फिर ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। आप लोग ऐसे हेडिंग डालोगे बीच में एग्जाम में, साइड में लिखना शुरू करोगे सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, या फिर आप कोई भी बैंक लिख देना, HDFC बैंक है ना, इलाहाबाद बैंक, कोई भी बैंक। फिर है सिविल लाइंस लखनऊ, आप अपने आसपास का पता लिख सकते हो। ठीक है, या फिर लखनऊ नहीं तो इलाहाबाद, मुंबई, जहाँ भी हो मतलब हो आप लोग लिख देना। विषय क्या रहने वाला है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। यही सेम प्रोसेस लिखिएगा, अगर इस तरह से नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर काट के 0 पकड़ा देगा। तरीका यही रहना चाहिए आप लोग को लिखने का। फिर आप डालोगे साइड में महोदय और अपना जो सब्जेक्ट है वो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। कैसे लिखोगे, सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में लखनऊ विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, मतलब BA पास किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला है। हमें समाचार पत्र के माध्यम से ये पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक, तो मतलब 1 लाख रुपए तक का कितना ऋण प्राप्त हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा
अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगने हो वो हमसे फिलअप करवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि हम भी अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। तो इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ लिख देना है प्रार्थी XYZ या फिर का खा गा। किसी भी सूरत में आप लोग को यहाँ पर अपना नाम या फिर पता या फिर जो करंट डेट है या फिर मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ अननोन रहना चाहिए। अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो भैया यहाँ पर जीरो मिलने वाला है, क्योंकि आपको अपनी पहचान छुपानी है। तो यहाँ पर का खा गा XYZ PQR जो भी मन हो वो लिख देना, बस अपना नाम मत लिखना। दिनांक यहाँ पर जिस दिन लिख रहे हो उस दिन तो कतई मत डालना, कोई भी डेट इसमें डाल देना, कोई वो नहीं है कि आपको एक निश्चित डेट ही डालनी है। तो भाई ये था हमारा पत्र कैसे लिखेंगे। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो कि कैसे इसको हम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निबंध लेखन की। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमने रस छंद अलंकार आप लोग को नहीं बताए। तो उसका कारण है बच्चों यहाँ पर रस छंद अलंकार ना बताने का, क्योंकि उस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप लोग चाहो तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, वहाँ पर आप लोग को वीडियो वो अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें कई सारे जीवन परिचय भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा उस प्लेलिस्ट में जाकर के। हिंदी की हमने अलग से बना दी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, महत्वपूर्ण निबंध लेखन। पहला है जीवन में खेल कूद का महत्व। तो ये भी पिछले 3 से 4 सालों से उठाए हैं हमने जो आए हुए हैं। नेक्स्ट है कृषक की स्थिति क्या है, बेरोजगारी पर, आतंकवाद पर, मेरा प्रिय साहित्यकार, या फिर लास्ट लिख सकते हो आप लोग महंगाई पर। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आप लोग को बताया निबंध में कि आप लोग कौन से टॉपिक लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारी इस प्यारी सी वीडियो का होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।